डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। थर्ड ईयर के फर्स्ट पेपर में हम ब्लड का अध्ययन कर रहे थे और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्लड का क्लॉटिंग, ब्लड कोगुलेशन, यानी रुधिर का थक्का कैसे बनता है। सबसे पहले हम यहाँ ये समझेंगे कि रुधिर का थक्का होता क्या है। तो जब कभी भी हमें चोट लग जाती है और हमारा जो ब्लड होता है वो ब्लड वेसल्स यानी कि जो खून की नलियाँ होती है उससे बाहर निकलता है और बहता रहता है, तो क्या वो कंटिन्यू बहता रहता है? नहीं, कुछ समय बाद में उसका बहना रुक जाता है, लगभग 5 मिनट के अंतर्गत। और इस तरीके से जो हमारे बॉडी के बाहर जो ब्लड निकल रहा था, ब्लड लॉस हो रहा था, वो रुक जाता है। तो ये जो खून का बहना रुकता है, इसी प्रक्रिया को हम ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं, एक सामान्य रूप से। सेम वे में अगर इंटरनली भी ब्लड कहीं मतलब ब्लड वेसल से बाहर निकल रहा है, आंतरिक रक्तस्राव हो रहा है, तो वहाँ पर भी उस ब्लड को रक्त वाहिनियों से बाहर निकलने से रोकना और वहाँ बहने से रोकना की जो प्रक्रिया होती है वो भी ब्लड क्लॉटिंग ही होती है। एक्चुअल में ये जो ब्लड क्लॉटिंग की प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया में जो रक्त होता है, ब्लड होता है, जो एकदम सॉल्युबल होता है, तरल होता है, वो थोड़ा सा जेल फॉर्म में चेंज होता है, थोड़ा सेमी सॉलिड रूप में चेंज हो जाता है। और इस तरीके से वो ब्लड वेसल से बाहर जो निकल रहा था वो निकलना रुक जाता है। जहाँ से वो लीक हो रहा था वहाँ से वो लीक होना रुक जाता है। बिल्कुल मैं सामान्य वर्ड्स में बता रहा हूँ, इसमें काफ़ी जटिलता है जिसको हम धीरे धीरे आगे देखते जाएंगे कि एक्चुअल में इसका क्या मीनिंग है वगैरह सब कुछ। ये जो ब्लड क्लॉटिंग की प्रक्रिया होती है, इसमें इतना तो आपको पता होगा कि जो ब्लड की सेल्स होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, उसमें से सबसे मेजर रोल जो होता है वो प्लेटलेट्स का होता है। आपने पढ़ भी रखा होगा। तो ब्लड क्लॉटिंग या रक्त का जो कोगुलेशन, थक्का बनने की प्रक्रिया है, उसमें प्लेटलेट्स की सक्रियता, उसका आसंजन यानी एडिशन, जमाव, उसका एक्यूमुलेशन, एकत्रीकरण, ये मेन रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा इसमें कई सारे ब्लड कोओगुलेटिंग फैक्टर्स होते हैं, जो प्रोटीन्स होते हैं। और इन ब्लड कोओगुलेटिंग फैक्टर्स का एक बहुत बड़ा कैस्केड होता है, क्रमिक पेथ होता है, और उस क्रमिक प्रक्रिया के अंतर्गत वह ब्लड का क्लॉटिंग बनाते हैं। इसमें मेन रोल जो होता है, जो फाइनली काम में आता है, वो है फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में कन्वर्जन, और जो कि एक जाल बना लेता है जिसमें ब्लड कार्पल्स जो होती है, ब्लड की जो सेल्स होती है, वो फंस जाती है और बाहर नहीं निकल पाती है। इस तरीके से ब्लड का बहना रुक जाता है। ब्लड क्लॉटिंग की जो प्रक्रिया है वो लगभग सभी प्राणियों में समान तरीके से होती है। सभी मैमल जिसमें ब्लड पाया जाता है और जिसमें ब्लड की जो क्लॉटिंग होती है वो लगभग समान तरीके से होती है, जिसमें मेनली आपके प्लेटलेट्स और कोगुलेटिंग फैक्टर भाग लेते हैं। प्लेटलेट्स और जो रक्त स्कंदक कारक, जिनको कोगुलेटिंग फैक्टर कहते हैं, के अलावा कैल्शियम का भी इसमें बहुत बड़ा रोल होता है, और इसके अलावा फास्फोलिपिड का भी रोल होता है, और इसके अलावा विटामिन के का भी बहुत बड़ा रोल होता है। ये आपको याद रखना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है कि ब्लड क्लॉटिंग या रक्त स्कंदन की प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाले मुख्य पदार्थ कौन कौन से हैं। सबसे मेन प्लेटलेट्स, रक्त कणिका, इसके बाद में कोगुलेटिंग फैक्टर्स, रक्त स्कंदक कारक जो कि प्रोटीन होते हैं, इसके बाद में फॉस्फोलिपिड, इसके बाद में कैल्शियम आयन, और इसके बाद में विटामिन के। दीज आर मेन मतलब कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। ओके, इसमें से जो हमने अभी देखा कि कोगुलेटिंग जो फैक्टर होते हैं, रक्त स्कंदक कारक जो कि प्रोटीन होते हैं, इनका निर्माण लीवर में होता है। ये जो कोगुलेटिंग फैक्टर होते हैं वो कहाँ बनते हैं? लीवर में। फॉस्फोलिपिड जो होता है वो प्लेटलेट्स की जो सरफेस होती है, कोई भी सेल होगी, उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इसमें फॉस्फोलिपिड होता है। और फॉस्फोलिपिड एक तरीके से सरफेस अवेलेबल करवाता है। कोगुलेशन की जो मैकेनिज्म होती है, उसके जो विभिन्न स्टेप्स होती है, उसमें जो विभिन्न रिएक्शंस होती हैं, उन रिएक्शंस को पूरा होने के लिए एक जो स्पेस चाहिए, वो स्पेस अवेलेबल करवाता है। कैल्शियम जो होता है इसमें मतलब जो होता है वो ब्लड के अंदर ही पाया जाता है, या फिर जो ब्लड के बाहर जो फ्लूइड पड़ा रहता है उसमें पाया जाता है। और ये भी कई जगह कैटालिटिक फैक्टर के रूप में काम करता है, एक उत्प्रेरक के रूप में काम करता है ब्लड क्लॉटिंग में। ठीक है। और विटामिन के जो होता है वो जनरली वनस्पति आहार में हमको मिल जाता है। कोई भी आप वनस्पति आहार लें, और कुछ मात्रा में ये आपकी जो गट होती है, आंतें हैं, उसके अंदर बैक्टीरिया के द्वारा भी बनाया जाता है विटामिन के। तो हमारा जो ये जो टॉपिक है रक्त स्कंदन का, उसके अंदर दो मेन चीज़ें हमें सीखनी होगी। एक तो रक्त स्कंदन की प्रक्रिया,
और दूसरा रक्त स्कंदक के कारक। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में खूब आते हैं ये, इनको अच्छी तरह से समझे। तो पहले हम ये देखते हैं कि जो रक्त स्कंदन की प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया में कौन कौन से रक्त स्कंदक कारक यानी कोगुलेटिंग फैक्टर भाग लेते हैं, उनको देख लेते हैं। तो पहले हमने अभी ये तो देख ही लिया है कि कौन कौन से कंपोनेंट काम में आते हैं, प्लेटलेट्स, कैल्शियम, फॉस्फोलिपिड, विटामिन के, कोगुलेटिंग फैक्टर्स, ये सब काम में आते हैं। अब हम इन कोगुलेटिंग फैक्टर्स को डिटेल में देखते हैं। तो टोटल जो कोगुलेटिंग फैक्टर्स हैं उनकी संख्या 13 थी, जिसमें से अब छठे नंबर वाला नहीं है क्योंकि उसको अन्य जो फैक्टर है उसका कंपोनेंट माना गया है। तो इस तरीके से फिलहाल 12 है टोटल, ठीक है। और इन सभी कोगुलेटिंग फैक्टर्स को नंबर दिए गए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से रोमन फिगर में। और ये जो नंबर दिए गए हैं वो उनकी डिस्कवरी, खोज के आधार पे दिए गए हैं। जो जिस क्रम में खोजा गया है उसी क्रम में उसको नंबर दिया गया है। तो सबसे पहला कोगुलेटिंग फैक्टर है फाइब्रिनोजन, जिसको फैक्टर नंबर फर्स्ट बोलते हैं। कोगुलेटिंग फैक्टर नंबर फर्स्ट का नाम है फाइब्रिनोजन। और ये फाइब्रिनोजन जो है वो जब एक्टिव हो जाता है, फंक्शनल हो जाता है, तब ये एक्टिव रूप में फाइब्रिन में बदल जाता है। और यही फाइब्रिन जाल बनाता है जो फैक्टर 13 के माध्यम से फिर ठोस और क्रॉस लिंक के रूप में आ जाती है, जिसके अंदर ब्लड सेल्स फंस जाती है और ब्लड का बहना रुक जाता है, जिसको हम क्लॉटिंग कहते हैं। फैक्टर सेकंड, जिसको प्रोथ्रोम्बिन बोलते हैं। सेकंड फैक्टर को क्या बोलते हैं? प्रोथ्रोम्बिन। और ये प्रोथ्रोम्बिन जो होता है वो एक्टिव फॉर्म में सेकंड ए में बदल जाता है, ठीक है, थ्रोम्बिन में बदल जाता है मतलब। और ये जो थ्रोम्बिन होता है वो फैक्टर नंबर फर्स्ट, 5, 7, 8, 9, 13, प्रोटीन सी और प्लेटलेट्स, इन सबको एक्टिव करता है, आगे मैकेनिज्म में उन सबको आगे एक्टिव करता है। इसके बाद फैक्टर नंबर थर्ड, जिसे टिश्यू फैक्टर और टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन बोलते हैं। टिश्यू फैक्टर या टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन बोलते हैं, जो फैक्टर थर्ड है, जो कि फैक्टर नंबर 7 का को फैक्टर है। फंक्शनली ये फैक्टर नंबर 7A का को फैक्टर है। ओके। इसके बाद में फैक्टर नंबर फैक्टर नंबर 4 है कैल्शियम। कोगुलेटिंग फैक्टर नंबर 4 कौन है? कैल्शियम। और कैल्शियम को हमने देखा ही था कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई जगह कैटेलिस्ट के रूप में काम करता है। रिक्वायर्ड फॉर कोगुलेशन फैक्टर टू बाइंड टू फॉस्फोलिपिड, ठीक है, फॉस्फोलिपिड से जुड़ने के लिए। और इसके बाद में फैक्टर नंबर 5, जिसे हम प्रो एक्सलेरिन कहते हैं, लेबियल फैक्टर एक तरीके से ये, और जो कि एक्टिव रूप में को फैक्टर 10th का, ठीक है, साथ में मिलकर के एक प्रोथ्रोम्बिनेज कॉम्प्लेक्स बनाता है। फैक्टर नंबर 5 जिसे प्रो एक्सलेरिन कहते हैं, ये फैक्टर नंबर 10 के साथ में मिलकर, 10th के साथ में मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसका नाम है प्रोथ्रोम्बिनेज, ठीक है, जो भी थ्रोम्बिन को प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलने की प्रक्रिया आगे जो हम पढ़ेंगे उसमें काम आता है ये। फैक्टर नंबर 6, जिसे अब अन्य किसी कंपोनेंट का भाग होने की वजह से रिमूव कर दिया गया है। इसके बाद फैक्टर नंबर 7, जो कि स्टेबल फैक्टर है। जैसे हमने देखा था फैक्टर नंबर 5 कैसा है, लेबियल फैक्टर था, और ये फैक्टर नंबर 7 जो है वो एक स्टेबल फैक्टर है। प्रो कन्वर्टिन बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं? प्रो कन्वर्टिन। और ये फैक्टर 9th और 10th को एक्टिवेट्स करता है। स्पेशली ये जो फैक्टर 7 होता है, फैक्टर 7A में चेंज होता है। और ये जो ब्लड क्लॉटिंग की मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे, इसमें जो एक्सट्रिंसिक पैथवे होता है उसके अंदर प्रयुक्त होने वाला मेन फैक्टर है, आगे हम देखेंगे इसको। इसके बाद फैक्टर नंबर 8, जिसे एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए बोलते हैं, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए, ये कोफैक्टर ऑफ 9th है, 9th का कोफैक्टर है। और 9th के साथ में मिलकर के फैक्टर 9 के साथ में मिलकर के एक टीनेज कॉम्प्लेक्स बनाता है। और इसकी दिक्कत होने की, कमी होने की वजह से हीमोफिलिया ए हो जाता है। हीमोफिलिया आपने नाम सुना होगा, तो ये फैक्टर 8 की कमी से हीमोफिलिया ए हो जाता है। फैक्टर नंबर 9, जिसे एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी बोलते हैं और क्रिसमस कारक यानी क्रिसमस फैक्टर भी बोलते हैं। फैक्टर 9 को क्रिसमस फैक्टर भी बोलते हैं और एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी भी बोलते हैं।
ये 10th को एक्टिवेट करता है। जब हम पढ़ेंगे आगे तो उसमें देखेंगे कि जो इंट्रिंसिक पैथवे होता है उसके अंदर और एक्सट्रिंसिक में भी, तो ये फैक्टर 10th को एक्टिवेट करता है और फिर उसके साथ जुड़ करके टीनेज कॉम्प्लेक्स बनाता है, जिसके अंदर फैक्टर 8th भी प्रयुक्त होता है। मतलब इस कॉम्प्लेक्स को बनाने में 10th और के साथ साथ 8th भी प्रयुक्त होता है। ठीक है, और 9th तो है ही है, और 9th फैक्टर की कमी से हीमोफीलिया बी होता है। तो इस प्रकार हीमोफीलिया ए फैक्टर 8th की कमी से होता है, जिसको एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए बोलते हैं। हीमोफीलिया बी फैक्टर 9th की कमी से होता है, जिसे एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी बोलते हैं। इसके बाद में है फैक्टर नंबर 10, जिसे स्टुअर्ट प्रॉवर फैक्टर बोलते हैं, स्टुअर्ट प्रॉवर फैक्टर। और ये जो होता है वो प्रोथ्रोम्बिनेज कॉम्प्लेक्स जो होता है बनाने में काम आता है, जिसके अंदर फैक्टर 5 भी काम में आता है। और ये प्रोथ्रोम्बिनेज कॉम्प्लेक्स प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलने वगैरह का जो काम करता है, आगे हम पढ़ेंगे इसको। इसके बाद फैक्टर 11th, ये इसका जो एक्टिव फॉर्म होता है वो 11th ए होता है, एक्टिव 11th। और ये फिर आगे फैक्टर नंबर 9th को एक्टिवेट करता है। ठीक है, कौन से फैक्टर को एक्टिवेट करता है? फैक्टर 9th को। और इस फैक्टर नंबर 11th को हम प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट बोलते हैं, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट। और इसकी कमी से हीमोफीलिया सी होता है, हीमोफीलिया सी। इन सभी कारकों के नाम आपको अच्छी तरह से लिख करके याद करने पड़ेंगे, क्योंकि परीक्षा में कई बार आते हैं, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम हो या ऑब्जेक्टिव, हर एक परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसके बाद फैक्टर नंबर 12th, जिसे हैंगमैन फैक्टर बोलते हैं। और ये जो फैक्टर होता है वो एक्टिवेट करता है 11th को और 7th को। और ठीक है, ये स्वयं जो होता है वो प्रो कैलिक्रिन और से मतलब एक्टिव होता है फैक्टर नंबर 12th। अभी आपको थोड़ा कम समझ में आ पाएगा, क्योंकि अभी हम फैक्टर को देख रहे हैं। इन फैक्टरों को जब हम मैकेनिज्म में देखेंगे थोड़ा और समझ में आएगा, और एक बार और रिपीट करोगे तो और अच्छी तरह से समझ में आएगा, क्योंकि थोड़ा सा ये जटिल टॉपिक है। इसके बाद फैक्टर नंबर 12, जिसे फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर बोलते हैं। और ये जब फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है, और तो उसको क्रॉस लिंक करने के लिए, इसको झाल बनाने के लिए ये वाला फैक्टर काम में आता है। तो इस तरीके से हमने ब्लड क्लॉटिंग की जो पूरा टॉपिक है, उस ब्लड क्लॉटिंग या कोगुलेशन के अंदर दो मेन पॉइंट थे। पहला फैक्टर जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, और दूसरा मैकेनिज्म। तो हमने फैक्टर्स देख लिए, 13 फैक्टर को देख लिया, जिसमें छठा अभी नहीं है। अब हम देखते हैं रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग या ब्लड कोगुलेशन का मैकेनिज्म कैसा है। तो ये वाला जो टॉपिक है हम अगला वीडियो जो बनाते हैं उसमें देखेंगे। डेट्स ऑल।